नमस्कार जनरल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, आपको और आपके ऑडियंस को। सर, डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला जैसे छोटे देश पर एक कार्रवाई करने के बाद इतने बौरा गए हैं कि अब तो उन्होंने ऐलान कर दिया है कि 1.5 ट्रिलियन डॉलर का डिफेंस बजट जो है वो 2027 के लिए एलोकेट कर दिया है। और कहा जा रहा है कि ड्रीम आर्मी बनाने जा रहे हैं जिससे कि दुनिया के सारे देश डरेंगे। तो करना क्या चाह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? देखिए, जहां तक आप डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप ये आज से नहीं कर रहे हैं। इनका ये जो इरादा है ये काफी दिनों से है। देखिए, पहले दिन से ही ये बात कर रहे हैं मागा की, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। कहीं ना कहीं उनको लगा ऐसा कि अमेरिका लगातार हर युद्ध हार रहा है, चाहे वो वियतनाम हो, चाहे वो ईरान इराक वॉर हो, चाहे वो शुरू में जीतते हैं बट लंबी लड़ाई हार जाते थे। अफगानिस्तान शुरू में जीते बट जब लंबी लड़ाई है वो हार गए। वियतनाम शुरू में ठीक है जीते बट लंबी लंबी लड़ाई हार गए। 20-20 साल तक लड़ते रहे। सीरिया में भी जल्दी निकल गए। अफगानिस्तान में तो ऐसे भागे कि ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने इनके पूंछ में पटाखे जला दिए हों। तो इस तरह का इनका नौबत था और ये वो मानते हैं और मैं भी मानता हूं और मेरे ख्याल से सारी दुनिया मानती है कि अगर मिलिट्री पावर की बात की जाए तो इसमें उनके बराबर कोई नहीं है। लेकिन अब वो ये चाहते हैं कि अब हमें हमें दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। अब हम अपनी जो चीजें हैं उन पर ध्यान देंगे, अपनी ताकत पे ध्यान देंगे, अपनी इकोनॉमी पे ध्यान देंगे, अपने मिलिट्री पे ध्यान देंगे। अपनी इकोनॉमी पे ध्यान देने के लिए मिलिट्री का ताकतवर होना बहुत जरूरी होता है। तो उन्होंने अपने आप के लिए एक एक नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी निकाली। जो ट्रम्प ऐसा होता है अमेरिका में, हर प्रेसिडेंट अपनी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी निकालता है, पहले 1 साल के अंदर वो निकाल देता है। तो अभी जो इन्होंने निकाली थी अपनी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी, कुछ हफ्तों पहले ही इन्होंने इसको आउट किया था पब्लिकली। उसमें बहुत क्लियरली एक चीज बताई गई है कि अमेरिका हमारा इलाका है। अमेरिका से मेरा मतलब है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। ये हमारा इलाका है, इसमें कोई दखल नहीं दे सकता। दूसरी जो चीज उन्होंने करी कि यूरोप तुम उधर जो कुछ करना चाहो करो, रशिया के साथ तुम करना चाहो करो, लेकिन इंडो पैसिफिक में हमारे इंटरेस्ट हैं। उनको अपनी इकोनॉमी को स्ट्रांग करने के लिए ये जरूरी था कि भाई वो मागा पे ध्यान दें। तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि चाइना से उनका जो इकोनॉमिक संपर्क जो टूट गया था, उसको उन्होंने सोचा कि पहले हम उसको आगे बढ़ाएं। लेकिन वहां रेयर अर्थ पे इन्होंने पहले उसके ऊपर वो डाल दिया था, सैंक्शंस डाल दिए थे। तो मुझे जहां तक लगता है कि चाइना को दबाने के लिए उनके ऑयल के ठिकानों को मारने का उन्होंने प्लान बनाया। अब उनके ऑयल के ठिकाने मतलब ऑयल के ठिकाने मतलब ऑयल कहाँ से चाइना लाता है। अगर वो उनके ऑयल को चोक करेंगे तो रेयर अर्थ वो अपने आप हमको देंगे, मतलब अमेरिका को देंगे। तो ये एक बहुत बड़ा गेम था। और वेनेजुएला सर ऐसी जगह है जहां से 80% ऑयल तो चाइना लेता है। लेकिन देखिए, ऑयल की क्वांटिटी से कोई लेना देना नहीं है। अब मैं आपको बताऊं, चाइना की जो टॉप 10 कंट्रीज हैं जहां से वो ऑयल खरीदता है, सबसे एक नंबर पे रशिया है, जो कि 2175 बिलियन बैरल्स पर डे लेता है उनसे। सऊदी अरेबिया 1500, इराक 1200, मोटा मोटा फिगर बता रहा हूं मैं। यूएई 712, कुवैत 321, यूएस 19, यूएस से भी लेता है 192, कनाडा 184, भारत भी लेता है यूएस से इंसिडेंटली, आपको बता दूं। मैक्सिको 20। कहीं आपने वेनेजुएला का नाम देखा है इसमें? कहीं भी नहीं इस लिस्ट में तो। 80% वेनेजुएला का तेल लेता था। इतना इतना नहीं था कि उसके टॉप 10 की लिस्ट में आए। तो यहां बात कुछ और थी।
बात थी एक सिंबोलिज्म की, बात थी कि मैं तुम्हारे पीछे पड़ जाऊंगा, तेल तो तुम्हें लेने नहीं दूंगा, ठीक है। तो उन्होंने एक तीर से 3-4 शिकार किए, ट्रंप ने। सबसे पहले तो जो उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी की जब मैंने बात की थी, भाई अमेरिका मेरा जमीन है। यहाँ पे क्या हो रहा था, रशिया और चाइना धीरे धीरे अपना वर्चस्व बढ़ा रहे थे। क्यूबा हो वेनेजुएला। गया, गुयाना हो गया, वेनेजुएला हो गया, कोलंबिया हो गया, ब्राजील हो गया, इनके साथ मिलकर के ये लोग अपना लैटिन अमेरिका में पैर जमा रहे थे। तो वो बड़ा एम था, बिल्कुल। गेम बहुत बड़ा था। तेल एक उसमें एक सेकंड बाई प्रोडक्ट था कि भाई इसी तरह हम तुम्हारे तेल के पीछे भी पड़ेंगे। रीजन उन्होंने तेल का दिया, और दूसरा रीजन उन्होंने दिया ड्रग कार्टेल का, यानी कि ड्रग्स यहाँ से सप्लाई हो रहे हैं अमेरिका में, अमेरिका की पॉपुलेशन को इफेक्ट पड़ रहा है, इसलिए हम आपके अगेंस्ट एक्शन लेंगे या कार्रवाई लेंगे। तो ये दूसरा एम था। अब मेरे हिसाब से प्रायोरिटी था कि सबसे पहले एक सिक्योरिटी संदेश दिया जाए कि डॉनरो डॉक्ट्रिन, मॉनरो को हमने डॉनरो बना दिया, डोनाल्ड ट्रंप डॉक्ट्रिन, वो डॉक्ट्रिन को क्लियरली दुनिया को बता दिया जाए, आओगे तो ठोकेंगे। अब वहां पे क्या हो रहा था, चुपचाप आप शायद डिटेल में स्टडी करेंगी, तो वहां पे चाइना अपना बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। वेनेजुएला में। वो वेनेजुएला, गुयाना, इनको मिला करके कोलंबिया एक बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर चाइना का बेस वहां बन जाता तो चाइना का प्रभाव कितना बढ़ जाता। पहली चीज उसने ये खत्म करी वहां से। दूसरी चीज उसने बोला एक सिंबॉलिक संदेश भी देता हूं कि भाई चाइना, तेल तो मैं ही दूंगा तुमको, मेरे ही कंट्रोल से होगा। पहले वो कोशिश कर रहा था कि सेमीकंडक्टर्स पे सैंक्शन लगा दे, अपनी टेक्नोलॉजी उसको देने पे सैंक्शन लगा दे। उसका चाइना ने तुरंत जवाब दिया, हम रेयर अर्थ नहीं देंगे तुमको। तो उन्होंने उनको डायरेक्ट रेयर अर्थ के ऊपर ना टारगेट करके अपनी ताकत पे टारगेट किया। इस समय दुनिया में जो नंबर 1 ऑयल अगर कोई कंट्रोलर है वो तो अमेरिका है। पूरा वेस्ट एशिया अमेरिका के कंट्रोल में है। पूरा अब लैटिन अमेरिका में ये लोग चाइना को दिए जा रहे थे। ये हो गया, कोलंबिया हो गया, ब्राजील हो गया, मैक्सिको हो गया, ये सारे दिए जा रहे थे। तो इन्होंने बोला एक छोटे से पिद्दे से पिल्ले को पकड़ लो और उसको ठोको इतना कि बाकियों को पता चल जाए लैटिन अमेरिका में, साउथ अमेरिका में, कि भैया अगर लाइन से निकले तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। तो सबसे बढ़िया मैसेज क्या होता है, उसके प्रेसिडेंट को ही उठा लो। जो अब इससे क्या हुआ है कि बाकी जो लैटिन अमेरिका के लोग हैं वो अब सब अमेरिका की लाइन में आ गए हैं। मैक्सिको और कनाडा के ऊपर काम चल रहा है, उसका कर लेगा। नेक्स्ट टारगेट उसने ग्रीनलैंड का किया हुआ, देखिएगा कुछ दिन में ग्रीनलैंड भी आ जाएगा उसके पास। सर, डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से ये बजट बढ़ाया उससे तो मैसेज आ रहा है कि पता नहीं वर्ल्ड वॉर 3 की तैयारी कर रहे हैं, बड़े बड़े देशों पर हमले की तैयारी कर रहे हैं, कहीं रशिया से पंगा लेने की तैयारी तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी 2 जहाज तो रशिया के उन्होंने पकड़े हैं ना। तो उसके बाद लग रहा था कन्फ्रंटेशन डायरेक्ट हो गया पुतिन और ट्रंप के बीच में। देखिए, डेटरेंस की एक कॉन्सेप्ट होता है। डेटरेंस तभी काम करेगा जब वो दिखे कि आप ताकतवर हो। अब उसके 2 तरीके होते हैं, एक तो आप डायरेक्ट लड़ लो, वो तो डेटरेंस नहीं हुआ ना। डेटरेंस का मतलब होता है लड़ाई रोकना। उसके लिए क्या किया जाता है कि अपने दुश्मन को इतना यकीन दिला दो कि अगर तुमने कुछ किया तो तुम्हारी तगड़ी जम के पिटाई होगी। उसके लिए पहला एग्जाम्पल तो उन्होंने वेनेजुएला, वही तो मैं बता रहा हूं, वेनेजुएला को चुना। अब उनको ये भी पता है कि ऑयल अगर मैं कंट्रोल करता हूं तो रशिया को भी चोट लगेगी और चाइना को भी चोट लगेगी। मैंने क्या बताया, सबसे ज्यादा तेल कहां से आ रहा है चाइना को, रशिया से आ रहा है। अब इसमें एक तो खुलेआम आ रहा है और एक चोरी से आता है। चोरी से क्या आता है, शैडो फ्लीट। शैडो फ्लीट क्या है कि ये इंटरनेशनल वाटर जहाज कहीं का होगा, पानी का जहाज कहीं का होगा, रजिस्टर कहीं होगा, और फिर उसको इंटरनेशनल वाटर में उसका फ्लैग बदल देंगे। तो रशिया का जो फ्लैग था वो बाद में बदला उन्होंने। कभी कभी इंटरनेशनल वाटर में
एक जायज जहाज तेल लेके जा रहा है किसी डेस्टिनेशन के लिए, इंटरनेशनल वाटर में जब आए तो कोई एक ऐसा जहाज आएगा जो कि अननोन टाइप है, शैडो फ्लीट, उसमें पूरा का पूरा ऑयल ट्रांसफर हो जाएगा और फिर वो चुपचाप ले जा करके जहां जाना वहां ट्रांसफर कर देगा। इस तरह की कई सारी चीजें होती हैं। ऐसी 2022 की फिगर्स हैं, 600 पानी के जहाज चाइना रशिया के थे। इसी तरह ईरान भी, आप समझ लीजिए 1001 जहाज जो हैं पानी के, ये घूम रहे हैं, उसमें से अगर 2 को पकड़ भी लिया तो कोई खास वो नहीं हुआ, लेकिन सिंबोलिज्म दे रहा है वो कि भाई मैंने 2 को पकड़ा तो 3 को भी पकड़ूंगा, 4 को भी पकड़ूंगा, 5 को भी पकड़ूंगा। इसमें न्यूक्लियर का कोई खतरा नहीं है और रशिया और चाइना दोनों को मैसेज जा रही है कि मैं पड़ गया हूं अब तुम लोगों के पीछे। उसके लिए आपको वो भी दिखाना होगा कि मेरा दांत जो है बहुत ताकतवर है, इसलिए मैं अपनी मिलिट्री में इन्वेस्ट करूंगा। उसका पहला तरीका होता है बजट देना। तो मैंने पहले ही बजट दे दिया, दुनिया घबरा गई, अरे जैसे आप बोल रही हैं, अरे 1.5 ट्रिलियन दे दिया, वैसे ही वही इफेक्ट वो लाना चाहता है। फिर उसने याद होगा 800 आर्मी के जनरल्स को बुलाया था और उनकी दबा के खिंचाई करी थी कुछ दिनों पहले। सेक्रेटरी ऑफ वॉर को उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया था कि यूएस आर्मी का ये ट्रांसफॉर्मेशन होगा, साइबर स्पेस। अब वो बात कर रहा है थिएटर कमांड्स की नहीं, अब वो बात कर रहा है हेमिस्फीयर कमांड की। या अभी हुआ तो नहीं है, बट कुछ ऐसी उसके लक्षण नजर आ रहे हैं कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर जो है वो पूरा का पूरा अमेरिका के कंट्रोल में रहे। ईस्टर्न हेमिस्फीयर में वो कोशिश करेगा कि इंडो पैसिफिक वगैरह सब उसके कंट्रोल में रहे, लेकिन अल्टीमेटली हर चीज को नेशनल इंटरेस्ट पे मापेगा। अब बजट तो दे दिया, उधर डेट है, पैसे कहां से लाए? तो उसके लिए दुनिया को यह भी यकीन दिलाना है उसको कि मैं पैसे का जुगाड़ कर सकता हूं। उसके लिए उसने सबको बोला, वेनेजुएला को बोला अब तुम सारा सामान अमेरिका से खरीदोगे, चाइना आउट, बजट उधर गया, मतलब पैसा उधर गया। लैटिन अमेरिका को बोला सारा सामान यहां से खरीदोगे। अब उसको अपनी कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, वो अलग बात है। तीसरी बात, उसने बोला भाई मैं यूएन में तो रहूंगा, आपके 66 जो 66 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका यूएस को कोई फायदा नहीं होता उससे, वहां से निकल जाऊंगा। उसका फायदा क्या होगा? जो उसका ईयरली कंट्रीब्यूशन, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन इंसिडेंटली यूएन में अमेरिका का होता था, उतना पूरा का पूरा पैसा वो अपनी इकोनॉमी पे खर्च करेगा। तो वो एक बहुत सोच समझ के आगे बढ़ रहा है। वो आप समझ रहे हैं जितना कि वो क्या बोलते हैं बेवकूफ है नहीं, वो स्मार्ट आदमी है। उसने पूरा का पूरा, आप इमेजिन करिए, पिछली टर्म में, फर्स्ट टर्म में वो खाली डब्ल्यूएचओ से बाहर निकला था और डब्ल्यूटीओ से था। अब वो 66 ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकला है। लोग बोल रहे हैं इंडिया का वो सोलर अलायंस से भी बाहर निकल गया, क्या फर्क पड़ता है? उसने पहले दिन ही बोला था कि मुझे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, क्लाइमेट चेंज ये सब बकवास लगती है, ऐसा कोई खतरा नहीं है। उसने बोला था इलेक्शन के टाइम में, ड्रिल बेबी ड्रिल, ड्रिल बेबी ड्रिल, यानी कि ड्रिलिंग करो, तेल निकालो, तेल से अपना इकोनॉमी चलाओ, फायदा होगा। अब आपको कनेक्ट करना पड़ेगा कि वो कब क्या बोला था और उसको कैसे इंप्लीमेंट कर। जैसे मोदी जी ने ₹1 का अकाउंट शुरू किया, किसी को उस समय नहीं पता था कि ये यूपीआई में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये लंबी सोच का एक वो है, मैं उसकी बढ़ाई नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं कि हमको अब जो तैयारी करनी है वो बड़ी ही चालाकी से और बहुत ही सोच समझ के करना पड़ेगा, ताकि हम लोग धोखा ना खाएं। सर, वो ये भी कह रहा है कि मैंने तो दुनिया भर के देशों पर टैरिफ लगा-लगा कर बहुत पैसा कमा लिया है। अब उस पैसे का इस्तेमाल मैं बजट बढ़ा रहा हूँ, कर्ज भी चुकाऊँगा। आपको लगता है कि क्या सचमुच ने इतना कमा लिया होगा या सिर्फ एक झांसा है? देखिए, वो आधी चीजें बोलता है इम्पैक्ट के लिए। अभी इतनी जल्दी तो वो इतना नहीं कमा पाएगा कि कुछ टैरिफ से व्यापार भी तो होना है। अगर बाकी आप देश के ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं, वो डाइवर्सिफाई कर रहा है, तुम्हारे से खरीद ही नहीं रहा है, तो कहां से? तभी तो फोर्स कर रहा है कि मेरे से खरीदोगे, अब वेनेजुएला तुम मेरे से खरीदोगे। जब तक कोई व्यापार नहीं करेगा तो पैसा कहां बढ़ेगा? टैरिफ तो तब मिलेगा ना जब व्यापार करेगा कोई आपसे।
इंडिया ने भी लक्ष्य बनाया हुआ है कि जो हमारा 18% का जो डेफिसिट था अमेरिका के बाहर निकलने से, वो मैं कहाँ से लूंगा। और उसके लिए उसने पहली जो सीढ़ी थी वो पार कर ली है, दूसरी सीढ़ी भी पार कर ली है। इंडिया ने एक प्लान बनाया है MD50। हम्म, मोदी साहब भी उसी तरह से हैं, गुजराती हैं वो, चुपचाप धंधा करना जानते हैं। वो भले ही वो नौटंकी निकाले उनकी, MD50 करके एक प्लान बनाया गया है जिसमें 50 ऐसे देशों को आइडेंटिफाई किया गया है जो नॉन अलाइंड है किसी भी साइड से, और उनके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट धड़ाधन किया जा रहा है। इसमें जो अभी फाइनल स्टेज रह गई है, अब जैसे यूके से हो गया, न्यूजीलैंड से हो गया, ऑस्ट्रेलिया से हो गया, इस तरह से कई देशों से, ओमान से हो गया है, और कई देशों से बातचीत चल रही है। यूएई वगैरह में तो उनका हमारा यूपीआई वैसे ही चलता है, ऐसा लगता है कि अब इंडिया में ही हो। अब आखिरी इसमें स्टेज है जो सबसे बड़ा मार्केट है यूएस के बाद, वो है ईयू। ईयू को आप खाली एक देश की तरह मत देखो, ईयू को अगर कंबाइन करके देखोगे, हम्म, बोलते हैं कुछ 800 बिलियन का कुछ टारगेट है, एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है। 27 जनवरी को इनको मीटिंग हो रही है, रिपब्लिक डे में ईयू के लीडर्स को बुलाया जा रहा है रिपब्लिक डे परेड देखने के लिए। ये सारी चीजें चुपचाप की जा रही हैं। अमेरिका इसीलिए बिलबिला गया है, इसीलिए ट्रंप अब ये और इस तरह की स्टेटमेंट दे रहा है, सर मे आई मीट यू, सर मे आई कम एंड मीट यू, इस तरह की कहानियां बोल रहा है जो कि हुई ही नहीं है। आप न्यूज़पेपर्स में भी पढ़ेंगी तो आप देखेंगे कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, वो मनगढ़ंत कहानियां बना रहा है। मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ ये एक डेस्परेट लीडर का इंडिया के खिलाफ अप्रोच इसलिए है क्योंकि एक ही देश खड़ा है बिना किसी, क्या बोलते हैं, हिले डुले, और वो है भारत। उसने अभी तक उसकी कोई भी शर्त नहीं मानी, एक भी शर्त नहीं मानी। उसने बोला भाई इन 3 चीजों में हम पीछे नहीं हटेंगे, तुम्हें जो करना कर लो। लेकिन वो तैयारी भी कर रहा है कि यार इसके बिना काम तो चलेगा नहीं, इसलिए वो यूएस के साथ डिसएंगेज नहीं हो रहा है, यूएस के साथ वो प्रतिस्पर्धा कर रहा है। कंपिटिटिव अरेंजमेंट है, ट्रांजैक्शनल है, ये दोगे हम ये देंगे, हम आपका रशिया का तेल नहीं ले रहे, हम आपसे तेल ले लेते हैं, तो हमने अमेरिका से तेल बढ़ा दिया है अपना। तो इस तरह की हमारी जो अमेरिका और इंडिया के बीच में लड़ाई चल रही है, जो उसको अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि हर चीज को अब उन्होंने बोला हम 500% टैरिफ लगाएंगे। लिंडसे जी ने को एक, क्या बोलते हैं, रिकमेंडेशन दिया है, लेकिन उसको भी आप लोगों को ध्यान से पढ़ना चाहिए। पहली बात तो अभी कांग्रेस में पास नहीं हुआ है, ट्रंप ने एक्सेप्ट कर लिया लिंडसे का प्रस्ताव, हम्म, ठीक है। अब कांग्रेस को पास करना पहली हड़दल, कांग्रेस में उसकी बड़ी थिन मेजॉरिटी है, डेमोक्रेट्स में। अगर ये कहीं ये मिड टर्म इलेक्शन के आगे खिंच गया तो ये उल्टा भी पड़ सकता है कि ये रिजेक्ट हो जाए। हालांकि यूएस प्रेसिडेंट के पास पावर होती है, वो उसको फाइनली वीटो करके अप्लाई कर सकता है, वो अलग बात है, लेकिन एक इंटरनल फ्रिक्शन होगी उसमें। नेक्स्ट चीज जो उसने लिखी है, लिंडसे ने वो लिखी है कि अगर वो यूक्रेन का जो यूएस ने पीस प्रपोजल नहीं एक्सेप्ट किया तब लगेगा, तब इन देशों पर 500% टैरिफ लगेगा जो रशिया लगेगा, ऑयल खरीद रहे हैं। अब इंडिया तो शुरू से ही बोल रहा है हम तो शांति के पक्षधर हैं, हम तो शांति के पक्षधर हैं। अगर उस बात से शांति हो जाती है तो इंडिया बोलेगा वेल वी सपोर्ट इट होल हार्टेडली। भाई हमारी रशिया के साथ ऐसी कोई वो नहीं है कि क्या बोलते हैं, एकदम सियामीज ट्विन की तरह के रिलेशन है। रशिया भी ट्रांजैक्शनल है हमारे साथ, हम भी उसके साथ। अब देखिए जितनी हमारे चुनौतियां आई हैं उसमें रशिया ने हमको कोई एक्टिव सपोर्ट नहीं दिया, न्यूट्रल रहा है बातचीत से। सिंदूर में भी उसने कुछ ऐसा कोई खास काम नहीं किया, मतलब बातचीत से आप लोग सुलझाइए ये वो फलाना ढिमकना। परसों या नरसों रशिया ने आरटी का ऑफिस खोला, इंडिया में खोला है कुछ दिनों पहले। रशिया ने आरटी का ऑफिस खोला है पाकिस्तान में। JF-17 की डील कर रहा है पाकिस्तान, करीब 100 एयरक्राफ्ट की, कुछ बांग्लादेश को, कुछ वेस्ट एशियन कंट्रीज को,
ऐसे करके उसने वो टोटल 100 एयरक्राफ्ट को उसको डील मिली है। पाकिस्तान के पास प्रोडक्शन राइट्स दे रखे, जैसे हम Su-30 वगैरह बनाते हैं, पाकिस्तान के पास वो राइट्स चाइना ने दे रखी है J-F-17 को बनाने के लिए। लेकिन आपको हैरानी होगी, उसका इंजन रशिया से आता है। देखिए, हम आज की डेट में कोई ऐसा परमानेंट फो और परमानेंट दुश्मन नहीं है। कौन कह सकता था हम तालिबान के साथ एक अच्छा रिलेशंस करेंगे? सो इस समय जो आपके हित में है सब वही कर रहे हैं। जो मेरा देश के हित में मैं वो करूंगा, तो भारत भी वही करेगा। अगर वो बोलता है हाँ भाई शांति के पक्षधर है, हाँ बोलेंगे आपकी पीस पीस एग्रीमेंट बहुत अच्छी है, हम आपका सपोर्ट कर देते हैं, तेल हमारा मिल चलता रहेगा। तो ये जो स्ट्रेटजी जो चल रही है वो भारत की बहुत अच्छी स्ट्रेटजी, और भी कई सारी चीजें भारत कर रहा है अपनी इकोनॉमी को 500% के टैरिफ से बचाने के लिए। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जो नेक्स्ट स्टेप MD-50 का मैंने बता दिया, जो कि पिवट टू यूरोप, उसका एक फाइनल स्टेप होगा। दूसरी स्ट्रेटजी है पिवट टू आसियान, साउथ ईस्ट एशियन नेशन। मोदी जी ने 2026 को ईयर ऑफ पिवट टू ईयर ऑफ आसियान मैरीटाइम कोऑपरेशन बना दिया है, इंडो आसियान मैरीटाइम कोऑपरेशन बना दिया है। उसका उद्देश्य क्या है? एक तो मलाका स्ट्रेट पे नजर रखना, कितने तीर कितने निशाने चाइना, ठीक है। अमेरिका जो है क्वाड अभी चल ही रहा है, हम क्यों क्वाड से बाहर निकले? भले ही क्वाड की मीटिंग नहीं हुई हो, सो व्हाट, उसका असर तो पड़ता है ना चाइना पे। अच्छा, जब ये ज्यादा कुछ हिलते डुलते हैं तो ब्रिक्स में हम हैं, तो आपके भूरे काका को अगर तड़पाना है तो आप ब्रिक्स में कुछ कर दीजिए। उनको तो डर ही तो लगता है कि डीडॉलराइजेशन हो जाएगी ब्रिक्स में। तो उसके ऊपर भी आता हूं कि अब उसका क्या प्लान है। तो एक तो ये हो गया पिवट टू आसियान। अब इनका प्लान क्या है कि जो मैन्युफैक्चरिंग चाइना में हो रही थी वो अब आसियान में। भारत के पास सर्विसेज सेक्टर स्ट्रांग है, ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रांग है, तो भारत और आसियान मिल करके, उनके पास मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी स्ट्रांग है, उनके साथ मिल करके हम ये एक नया रूट अपनाए इकोनॉमिक्स के लिए, जिसमें ना यूएस है ना चाइना है, तो दोनों को चपेट लगी। तो जैसे यूएस गेम खेल रहा है ना, अब इंडिया भी उसी तरह का गेम खेल रहा है। जब से वेनेजुएला वाला कांड हुआ है, हमारे देश के अंदर एक तबका है जिनको लगता है कि अरे अब तो अगला टारगेट यूएस का भारत है, भारत के प्रधानमंत्री को भी ऐसे आधी रात को उठाकर ले जाएंगे। इस तरह की बातें अब देखिए मीम्स बन रहे हैं, ऑपोजिशन पार्टी के लीडर्स बोल रहे हैं। देखिए, ये सारी चीजें जो होती है ना, मुंगेरी लाल के हसीन सपने होते हैं। भारत को आप वेनेजुएला से नहीं कंपेयर कर सकते। वही तो। भारत के पास एक सुदृढ़ एंटी एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसने वॉर में चाइना के एयर एसेट्स को बर्बाद किया है। अमेरिका अगर आता भी है, कुछ करता भी है, तो अमेरिका के जैसे ही कुछ भी एक्शन होगा, भले ही वो हमसे ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन हम भी उस पर चोट पहुंचाएंगे। और जैसे ही उसके 50-60 शव वापस अमेरिका में पहुंचेंगे, तो आपको पता है अमेरिका की पब्लिक कैसी है, पहली बात। दूसरी बात, भारत के अंदर बिना भारत को पता चले घुसना इम्पॉसिबल है। तीसरी बात, वेनेजुएला में जो कुछ भी हुआ है ये सारा स्क्रिप्टेड था, लोग खरीदे जा चुके थे। गार्ड में बोलते हैं कि 55 गार्ड्स की डेथ हुई है, लेकिन बाकी सारे जो इंटरनली थे वो बिक गए थे। वाइस प्रेसिडेंट तैयार थी घर में घुसने के लिए, टेल्सी। सो ये भारत के साथ ऐसा नहीं होगा। भारत की जो फौज है, भारत की जो आर्मी है, वो मर जाएगी लेकिन देश को नहीं बेचेगी। ये तो बनाना रिपब्लिक्स है यार, इनके साथ क्या कंपैरिजन कर रहे हैं आप? सर मैं वही तो तो। जो मीम बना रहे हैं उनको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। ये उनके लिए एक मैसेज है। अपनी ही सेना पे कोई भरोसा नहीं तुमको, जिस सेना ने पिछले कई सालों से लगातार बार बार आपको जीत दिखाई है, आप उस सेना पे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई अमेरिका बहुत आसान होगा, नहीं, लेकिन हम अमेरिका को ऐसा सबक सिखाएंगे। जब वियतनाम जैसे देश ने अमेरिका, अरे तुम 1.4 बिलियन लोग, 140 करोड़ लोग हो आप, और डरते हो?
अगर लाइन लगा के भी खड़े हो जाओ तो अमेरिका आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। आप डर के बिल में घुस जाओगे तो वो अलग बात है। हम अपने आप को इतना कमजोर क्यों समझते हैं? यही तो हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। खाली सेना ही नहीं, सेना के साथ हमारे 120-30 करोड़ लोग हैं जो कि अगर चाहें तो किसी भी दुश्मन को बर्बाद कर सकते हैं। बिल्कुल। अमेरिका में तो भाड़े के टट्टू हैं, मैक्सिको से फौज लाते हैं, इधर उधर से फौज, कोई ज्वाइन नहीं करना चाहता। मैं बताता हूँ आपको, वहां पे यूनिवर्सिटी में घूमते हैं लोगों को जबरदस्ती रिक्रूट करने के लिए। 3 साल में लोग फौज छोड़ देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं 3 साल का, बस ऑफिसर्स का कॉन्ट्रैक्ट 8 साल का है, आधे से ज्यादा 8 साल में छोड़ देते हैं। हमारे यहाँ तो लड़ाई हो रही कि यार अग्निवीर 4 साल के लिए क्यों रखा हुआ है, हमें तो और नौकरी कर रही है। तो ये दोनों फौजों में बहुत डिफरेंस है। सर ये तो कहा जाता है ना कि ताकत से नहीं हौसलों से लड़ी जाती है जंग, आप बेहतर बता बिल्कुल पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ह्यूमन एलिमेंट हर जगह इंपॉर्टेंट होता है। आपके पास बेस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी होगी, हाँ, अगर आपने न्यूक्लियर बॉम्ब ही फोड़ दिया हमारे ऊपर तो उसके अगेंस्ट तो कुछ कोई कोई रास्ता नहीं है ना, तब तो कुछ हम नहीं कर सकते। लेकिन हम भी उसके ऊपर 2-3 फोड़ देंगे, ये मैं आपको बता दूं। आज की डेट में हमारे पास वो कैपेबिलिटी है कि हम उसके ऊपर फोड़ सकते हैं। न्यूयॉर्क को तो गिरा ही देंगे, वॉशिंगटन को नहीं भी गिराया तो। जब वो गिरेगा ना न्यूयॉर्क, उसको भी पता है किसके साथ पंगा लेना है। वेनेजुएला और भारत में बहुत अंतर है। सर वेनेजुएला तो एक चींटी है, इतने छोटे छोटे देश है, उनके ऊपर इस तरह की कार्रवाई करके डोनाल्ड चींटी ट्रंप समझ रहे उन्होंने बड़ा काम कर लिया, चींटी, हाथी से टकराए ना। आप खाली एक ही चीज में स्ट्रांग नहीं है, आप हर डायरेक्शन में स्ट्रांग हैं। उतने स्ट्रांग नहीं है बट हैं। दुनिया की चौथी पावर हैं आप। तो हमारे में शक्ति है आपको रेजिस्ट करने की। वियतनाम ने आपको मुंह की मारी है, अफगानिस्तान ने आपको मुंह की दिखाई है, इराक ने, सीरिया ने, पता नहीं कितने लोगों ने उसको तो पीटा है। हम क्यों डरे यार? एक वेनेजुएला को कर दिया और अरे अब मोदी को भी ले जाएंगे, इसको भी ले जाएंगे। यार तुम ऐसे डरोगे ना तो एक दिन तुम सबको लेके जाएंगे। मैं बोलता हूं भारत को डर अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए। भारत का जो एक एक सिटीजन है उसको ये भरोसा होना चाहिए कि लास्ट लास्ट मैन जब तक खड़ा है भारत का, वो लड़ता रहेगा। सर ये आम आदमी का डर नहीं है, ये नेताओं का डर है। जो नेता ये कहते रहते हैं नरेंद्र सरेंडर, जो नेता डोनाल्ड ट्रंप की तर्ज पर कहते हैं भारत की इकोनॉमी तो डेड है, ये उनकी पार्टी के लोग हैं जो इस तरह का रायता फैला रहे हैं। लेकिन सर ये समझाइए कि डोनाल्ड ट्रंप अपना बजट बढ़ा रहे हैं, अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, पता नहीं किन किन को ताकत दिखा रहे हैं, शायद वो लैटिन अमेरिकी देशों को ही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप को ये डर क्यों सता रहा है कि अगर मिड टर्म में इलेक्शन हार जाती है रिपब्लिकन तो फिर तो उनके खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन आ सकता है, उनको हटाने की कोशिश हो सकती है। ये डर क्यों सता रहा है डोनाल्ड ट्रंप को, क्या ऐसा है? देखिए देखिए उनको ये तो फियर हो गई है कि काफी लोग उनके अगेंस्ट हो गए हैं। अब जो पॉल रिपोर्ट, सर्वे रिपोर्ट देखेंगे आप, उनकी पॉपुलैरिटी काफी डाउन हुई है। खाली उनका जो मागा वोटर है वो खुश है, लेकिन जो ओवरऑल पॉपुलैरिटी है उनकी डाउन। दूसरी चीज, न्यूयॉर्क में इलेक्शन हुआ, हार गए। बोलते मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया इसलिए हार गया, अगर मैंने ध्यान दिया होता तो हम नहीं हारते। चिड़िया चुग गई खेत, उसके बाद ध्यान नहीं देने की बात कर रहे। अगर आप फालतू चीजों पे ध्यान दोगे तो ऐसे ही होगा। तो इसी तरह कैलिफोर्निया में, हालांकि ट्रेडिशनली डेमोक्रेटिक स्ट्रांग है ये, बट ओवरऑल उसकी उसको ये लग रहा है कि अगर, अच्छा दूसरी चीज है, मेजोरिटी जो उसके पास है एकदम वो वाली है, टाइट रोप वाली है। अगर 2-3 से गिर गया तो इम्पीचमेंट हो जाएगा इसका। इम्पीचमेंट एक बार हो जाता है किसी प्रेसिडेंट का, उसका पूरा ध्यान अपने बचाव में लग जाता है, फिर दुनिया की पॉलिसी, वर्ल्ड की पॉलिसी सब चूल्हे में चली जाती है। उसको उसी चीज के डर की वजह से अब वो अमेरिका में ये दिखाना चाहता है कि लोग हम कितने स्ट्रांग हैं, हमने पूरी अमेरिका को सॉर्ट आउट कर दिया। और क्या किया उन्होंने, एक स्पेसिमेन चुना, एक ऐसा स्पेसिमेन चुना जो उनको कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। अगर इतनी हिम्मत थी तो मैक्सिको को करते, इतनी हिम्मत थी तो कनाडा को करते। आप बोल तो रहे ना, अब क्या चुन रहा है? कनाडा को नहीं बात कर रहा, ग्रीनलैंड की बात कर रहा है, जहां कुछ भी नहीं है।
उसके पास कुछ नहीं है, तो ऑब्वियसली वहां जब चाहे या तो खरीद लेगा उसको, या जब चाहे तब जाके बोलेगा ओके ग्रीनलैंड इज माइन। उसने अनक्लॉज पे साइन नहीं किया, जब मन करता है वो किसी के शिप के ऊपर चढ़ जाएगा। इस तरह की कई सारी चीजें हैं जो कि उसके लिए एक खतरे की घंटी की तरह लग रही हैं। तो मिड टर्म इलेक्शन लड़ने के लिए भी ये काम किया। मैंने कहा ना, ये परत है इसमें। वेनेजुएलन जो एक्शन हुआ है इसमें कई परतें हैं। ईरान भी परत है, रशिया भी परत है, चाइना भी परत है, ड्रग्स भी परत है। आपको मैं ड्रग्स की बात बताऊं, जो वेनेजुएला, कोलंबिया, मेक्सिको, ये मैं इसको बरमूडा ट्रायंगल बोलता हूँ। इसमें ड्रग कार्टेल्स आज से नहीं 70 80 75 साल से यहाँ पर एक्टिव है। ये लोग गन रनिंग करते हैं, ड्रग्स करते हैं, सीआईए इनके साथ मिला हुआ है। बीच में वेनेजुएला ने सीआईए को साइडलाइन कर दिया, तो वो भी एक रीजन था। आपको रफली बताऊं, $39 बिलियन के करीब का धंधा होता है यहाँ पे ड्रग्स का, इस सो कॉल्ड बरमूडा ट्रायंगल। पेरू भी आजकल उसमें शामिल हो गया है। अब इतना धंधे में से सबको कट जाता था, वो कट बंद कर दिया था भाई साहब ने हमारे। पहले ये अंडरस्टैंडिंग थी कि आप इस महकमे को छोड़ दो। प्रेसिडेंट जो था वेनेजुएला वगैरह का, हुगो चावेज वगैरह, आप इसको छोड़ दो, हम आपको कुछ नहीं करेंगे। हुगो चावेज ने कुछ नहीं किया, लेकिन ये जो मदुरो, वेनेजुएलन मदुरो साहब ने, उसमें उन्होंने बंद कर दिया ये सब। तो फिर मदुरो साहब को तो जाना ही था। सीआईए को फिंगर मारा आपने, वो अमेरिका की डीप स्टेट है वो। तो इसमें कई सारी परतें हैं वेनेजुएलन क्राइसिस से। और इससे आपको पता होगा कि ईरान भी अब पके आम की तरफ लगता है गिरने वाला है। ईरान ने इस्लामिक टेररिज्म शुरू किया, और मुझे लगता है खत्म भी वही करना शुरू, खत्म होने की कार्रवाई भी वही शुरू करेगा। 1979 का जो रेवोल्यूशन हुआ था, सबसे पहला रेवोल्यूशन जो सक्सीड किया था, वो ईरान का था। और उसके बाद फिर अलकायदा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और पता नहीं क्या क्या लोग निकल के आने शुरू हो गए। कुतुब की पूरी फिलॉसफी आगे आ गई, ऊपर ऊपर उठ गई। हमास आ गया, कई सारे जो जो ग्रुप्स निकल के बाहर आ गए, चाहे वो इराक में हो, चाहे कहीं और भी, ईरान में हो। तो टोटल ये इन्होंने शुरुआत करी है। अब सर इन सब के चारों पीछे भी तरफ अमेरिका ही होगा ना, सीआईए ही होगा, और कौन होगा? देखिए, ईरान की थोड़ी सी सिचुएशन में ना सीआईए का उतना, अगर सीआईए इतना ही वहां इफेक्टिव होता तो पाकिस्तान को नहीं चुनता ईरान के ऊपर नजर रखने के लिए। ईरान की प्रॉब्लम हुई है उनके खुद, उनके अंदरूनी। अब सीआईए जरूर घुस जाएगा। देखिए, उनका क्या था कि उनके तेल पे काफी दिनों से सैंक्शन चल रहा है, तो ये शैडो शिपिंग करके, इस तरह से करके वो लोग अपना ट्रेड बढ़ा रहे थे। ईरान, चाइना खाली डायरेक्टली ले रहा था। तो इनकी इकोनॉमी जो है धीरे धीरे, आपको पता होना चाहिए, आज की डेट में 42% इन्फ्लेशन है। लोगों को खाने के लिए जितना पैसा, जितनी कैलोरी चाहिए 2100, कोई नहीं वहां जुटा पा रहा है। तो वहां के ट्रेडर्स, वहां के कॉमन पब्लिक सभी बाहर आ गए, उनसे रहा नहीं जा रहा है। अब क्योंकि ये लोग बाहर आ गए हैं, तो अब वो हिजाब उजाब सबके, सारे लोग जुड़ गए हैं इनके साथ। तो ये एक उस तरह का मूवमेंट आ गया, जैसे आप बांग्लादेश को बोल लीजिए या फिर यहाँ को बोल लीजिए। मेरे को लगता है कि ईरान में अब एक बांग्लादेश मूवमेंट आ रहा है, अनलेस ये लोग अपनी आर्मी से क्रूएल तरीके से इनको वो कर दें। लेकिन उसके प्रोटेस्ट, लिए उसने बोला है, उसने बोला है कि अगर ये लोग प्रोटेस्टर्स के अगेंस्ट कुछ करेंगे तो आई विल इंटरवीन। हाँ, ये ट्रम्प अब ने बोला है। वो इंटरवीन ये नहीं करेगा कि वहां जाके खमेनी को उठाएगा, वो वहां पे बस बॉम्बिंग करता रहेगा। इनके जितने भी मिलिट्री लीडर्स वगैरह हैं, इनको वो टारगेट करेगा सैटेलाइट से, और सैटेलाइट से लोकेशन पता करेगा और उसके बाद टारगेट करेगा। ईरान में इजराइल का ज्यादा गुप्तचर विभाग ज्यादा वो है, एक्टिव मोसाद, है, मोसाद का। तो मोसाद जो है वो लिंक रहेगा ईरान इसके साथ, यूएस के साथ, इनको ठोकने के लिए। इस समय ईरान इज अ सिचुएशन, उसका इम्पैक्ट भारत पे क्या होगा वो भी एक बड़ी बात है, क्योंकि पाकिस्तान को एंट्री न मिल जाए। क्योंकि पहले अगर अमेरिका आता है तो पाकिस्तान को एंट्री मिल जाएगी,
या वहाँ का लोकल लीडर आता है तो हो सकता है हमारे को थोड़ा-सा फ़ायदा हो। बड़ी क्लोज़ नज़र रखनी पड़ेगी ईरान वाली सिचुएशन पे। तो मेरे ख़्याल से बिल्कुल। ओवरऑल जो मैंने आपको बताया है, यही सब चल रहा है इस समय। सब लोग अपनी-अपनी रोटी सेकने के फिराक में हैं। बिल्कुल सर, अपनी-अपनी रोटी सेक रहे हैं, डोनाल्ड ट्रम्प तो अपनी ब्रेड सेकने में लगे हुए हैं दोनों तरफ से। अब डर भी लग रहा है उनको कि पता नहीं मेरा क्या होगा इस साल के आखिर तक जब मिड टर्म इलेक्शन होंगे। सर आपने समय निकाला, बहुत ही विस्तार से इस विषय पर मेरे दर्शकों को जानकारी दी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद। नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद।